साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुदेशक न्यूज़ में। आज हम उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे कुछ भाई बहन हैं जो अनुदेशक हैं, अंशकालिक अनुदेशक हैं, और इस समय क्या उनकी समस्याएं हैं विगत 8 वर्षों से और क्या अच्छाइयाँ हुई हैं सरकार में और क्या कुछ कमी रह गई, उस पर बातचीत करने के लिए मैं यहाँ के ज़िला अध्यक्ष माननीय श्री प्रतीक दुबे से बात करना चाहूँगा। बड़े सम्मान के साथ मैं अपने चैनल पर बनाना चाहूँगा। भाई प्रतीक दुबे, आपने बारे में बताइए। धन्यवाद पत्रकार महोदय। पहले तो मैं बड़ा हर्ष प्रकट करूंगा कि हम अनुदेशकों की मांग किसी भी तरीके से किसी भी मंच पे उठाने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रतीक दुबे, अनुदेशक कला, पूर्व माध्यमिक विद्यालय कैथुलिया, ब्लॉक कादर चौक, जनपद बदायूं से कार्यरत हूँ। विगत 9 वर्षों से 3 जुलाई 2013 से मैं अपने जनपद में अंशकालिक अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूं और अपने कार्यों का अच्छे से निर्वहन कर रहा हूं। मैं आपको बताते चलूं कि पिछले 9 वर्षों से जनपद या प्रदेश का अनुदेशक अपने कार्य को बहुत ही भली भांति से करता चला आ रहा है, लेकिन 9 वर्षों से अनुदेशक के साथ जो शोषण किया जा रहा है उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकारें हमारे साथ ऐसा शोषण क्यों कर रही हैं, या सरकारों को ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी सरकार के पैदा किए हुए हैं। मैं पहले तो सबकी ये मिथ्या हटाना चाहता हूं कि हम किसी भी सरकार के लगाए हुए नहीं हैं, ना हम किसी के सरकार के पाले हुए हैं और ना हम किसी सरकार के विरोधी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2009 आरटी एक्ट के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के पद सृजित किए गए थे, जिसके तहत जुलाई 2013 में हम सभी साथियों को हमारी नियुक्ति मिली थी। जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो हमें अंशकालिक अनुदेशक के पद पे मात्र 7,000 रुपये वेतनमान के तहत पर रखा गया था। उसके बाद हम लोग अपना कार्य बहुत ही निपुणता के साथ करते आ रहे हैं। विद्यालय स्तर पर हमें कुछ ही विद्यालयों में लगाया गया था, जहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जहां छात्र संख्या 100 है वहीं पे हमारी नियुक्ति करी गई थी। जनपद के 30,000 जनपद के नहीं, प्रदेश के 30,000 अनुदेशक साथी अपने विद्यालयों में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। 2016, मैं ये वर्ष आपको इसलिए याद कराना चाह रहा हूँ कि 3 अप्रैल 2016 झूलेलाल पार्क में भाजपा की एक अधिकार दिलाओ रैली आयोजित की गई थी, जिसमें समस्त प्रदेश के संविदा कर्मियों को बुलाया गया था, जिसमें अंशकालिक अनुदेशक, होमगार्ड, रसोईया, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र सभी संविदा कर्मी पहुँचे थे। और 2016 3 अप्रैल को वर्तमान उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद मंच से वादा किया था कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो हम सभी को संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने का कार्य करेंगे। और ये कहा भी था कि कोई भी राज्य सरकार किसी भी प्रकार का बजट का रोना नहीं रो सकती। सरकार के पास कुबेर का धन होता है, कुबेर का खजाना होता है, वो सभी को नियमितीकरण का कार्य कर सकती है। और आप हमें वर्तमान में प्रदेश में सरकार में लाइए और हम सबको नियमित करेंगे। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आया, पिछले 5 वर्षों से भाजपा सरकार में आने के बाद, और आने के नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा ताकत से आने के बाद, 325 सीटें जीतने के बाद जो भयंकर एक जीत है, जिसमें कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों का बहुत बड़ा रोल रहा, उसके बावजूद भी भाजपा सरकार ने 5 साल केवल अनुदेशकों को छलने का कार्य किया। मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ कि पता नहीं क्यों भाजपा सरकार ने ऐसा किया और हम लोगों के साथ छलने के साथ साथ हम लोगों के साथ बहुत ही गलत किया। मार्च 2017 से हम लोगों का केंद्र से और राज्य से अप्रूवल होने के बाद पैब से 17,000 पास हो गया था। 17,000 पास हो गया। 17,000 पास होने के बाद केंद्र से हमारी पहली किस्त प्राप्त भी हो गई। केंद्र से पहली किस्त प्राप्त होने के बावजूद भी भाजपा सरकार मार्च 17 में बन गई। मार्च 17 में बनने के बाद खुद सीएम के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट डाली गई कि अनुदेशकों को 17,000 और अन्य संविदा कर्मी जो हमारे साथ थे उनके 10,000 किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पता नहीं क्या हम लोगों से अनुदेशकों से नाराज़गी रही, योगी जी को या भाजपा सरकार को, जो अभी तक हम लोगों का 17,000 नहीं दिया गया, और जिसके लिए हम और हमारे प्रदेश कार्यकारिणी न्यायिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और जो हम लोग सिंगल बेंच से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, दोनों जगह से जीते हुए हैं, और डबल बेंच में भी ये सरकार हमसे अभी भी वहाँ लड़ रही है, ना कि ये हमें हमारे अधिकार को देने का कार्य कर रही है। बल्कि इस सरकार ने, जो पिछली सरकार में हमारे आंशिक मानदेय वृद्धि हुई थी 1470 रुपये की, उसका भी हनन करने का कार्य किया।
इस सरकार ने हमारे वो 1470 की रिकवरी करा ली। पिछले 2 वर्षों में हमने जो 1470 हमें मिले, उसकी 3 महीने के हमारे मानदेय रोकने के बाद हमारी 21,000 रुपये की लगभग रिकवरी करा दी, जो बहुत ही गलत रहा। और भाजपा सरकार से मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। पता नहीं क्यों हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार भाजपा सरकार कर रही है। फिलहाल इस समय प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और मैं सभी अनुदेशकों से और सभी समता कर्मियों को ये याद दिलाना चाहूँगा कि 3 अप्रैल 2016 की झूलेलाल पार्क की रैली याद रखिएगा कि संविदा कर्मियों का अधिकार दिलाने की बात की गई थी, लेकिन उनका अधिकार का हनन किया गया। इसीलिए मैं सब साथियों को बताऊंगा कि इस बार के जो प्रदेश के चुनाव होंगे वो केवल और केवल ये ध्यान में रखते हुए चुनाव में वोट करिएगा कि जो अनुदेशक उसकी बात करेगा हम उसका साथ देंगे। हमारा अंतिम और लक्ष्य केवल अनुदेशक नियमितीकरण है और 17,000 मानदेय मार्च 2017 से 9% ब्याज के साथ जो हमारा ऑर्डर हुआ है दोनों बेंचों से, लखनऊ और इलाहाबाद, उसे हम हासिल करके रहेंगे। वो हमारा अधिकार है, वो हमें किसी सरकार से नहीं चाहिए। इसीलिए इस बात को मैं फिर से क्लियर कर दूं, हमें आने वाली जो भी सरकार होगी उससे केवल और केवल नियमितीकरण चाहिए और 17,000 मानदेय हम अपना कोर्ट से जीत के ही मानेंगे। साथियों, आपने देखा जिला अध्यक्ष जी ने कितने अच्छे से कम शब्दों में अन्वेषकों के दर्द को, अन्वेषकों के काम को और अन्वेषकों के अधिकार के लिए रखा। और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई ने इतने अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक अपनी बात को रखा। एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपने क्या सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर ली है अपने हक अधिकार प्राप्त करने की, क्योंकि आपका संवैधानिक पद है, आपने जैसा कि बताया, और क्या तैयारी है आपकी? अगर सरकार किसी की भी आए, आपका ये जो हक है 17,000 नहीं होता है तो क्या करेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं बड़े भाई कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल जी न्यायिक लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं और हम लोग उनका सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं और सहयोग करते आए हैं। और आपको बता दूं डबल बेंच में 8 फरवरी, आज 7 हो गई, कल हमारी कोर्ट में डेट भी है और संभवतः भगवान ने चाहा तो हमारा कोर्ट कल केस फाइनल हो सकता है और कल नहीं तो अगली डेट तक फाइनल हो जाएगा। डबल बेंच में हमारा केस बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे है। इसीलिए मैं सभी अनुदेशक साथियों से कहूँगा कि प्रदेश का, जनपद का, सभी कार्यकारिणी का सहयोग करते रहिए। हम लोग डबल बेंच से केस जीते हुए हैं, उसके बाद हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाएंगे ताकि सरकार बहुत ज़्यादा हम लोगों के खिलाफ है तो किसी भी तरीके का कोई भी लाभ उठाने की कोशिश ना कर पाए। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी, अगर सरकार हमारी बात डबल बेंच की भी नहीं मानती है तो हम अपने अधिकार को सुप्रीम कोर्ट से भी लेके मानेंगे। जैसे होमगार्ड लोग आज सुप्रीम कोर्ट से बराबर सिपाहियों के बराबर मानदेय वेतन ले रहे हैं, वैसे ही भगवान ने चाहा हम लोग अपना अधिकार सुप्रीम कोर्ट से जीत के मानेंगे। जिन्होंने डबल बेंच, सिंगल बेंच में आपको जीत दिलाई, ऐसे कोई अधिवक्ता जिनको आप याद करते हो, क्या थैंक यू, आप क्या धन्यवाद उनके लिए देना चाहेंगे कि आपकी लड़ाई को उन्होंने बड़े मुस्तैदी से लड़ा है सरकार की? देखिए, वैसे तो अधिवक्ता तो काफ़ी बड़े बड़े हमारे सभी साथियों ने कर रखे हैं और दुर्गा तिवारी जो हैं, जो शुरुआत से अनुदेशक के किसी भी मुद्दे से जुड़ी रही हैं, तो दुर्गा तिवारी को तो मैं हमेशा साधुवाद धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि हम लोगों के मातृत्व अवकाश से लेकर सारे के लिए वो हमेशा खड़ी रही हैं, तो उनके लिए तो मैं हमेशा साधुवाद देता हूँ। अगले भाई हमारे साथी हैं, अनुदेशक साथी हैं अमित उपाध्याय जी, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या इस मुद्दे पर कहना चाहेंगे अनुदेशकों के हक अधिकार के लिए? क्योंकि अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा जो अनुदेशकों के हित की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। नमस्कार पहले तो सभी के लिए और आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत जो आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम अमित उपाध्याय, मैं संगठन का जिला महासचिव प्रधान हूँ और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है फिजिकल एजुकेशन। हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जो संसाधन उपलब्ध, आपको पता है कि संसाधन विभाग से कुछ नहीं थे, लेकिन जो भी संसाधन जैसे भी हम लोगों ने उपलब्ध संसाधनों में जितना हम बच्चों का विकास कर सकते थे, बना सकते थे, तो हम लोगों ने किया। और पूरे ही प्रदेश के लगभग 30,000 अनुदेशक हैं, सभी का योगदान रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार ने अनुदेशकों के लिए कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो पद है वो RT एक्ट 2009 के तहत सृजित है और RT एक्ट किसी सरकार, राज्य सरकार की देन नहीं है। तो उसमें क्या है कि हम लोगों के 3 तरीके के पद हैं, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और कार्यानुभव शिक्षा, जिसके तहत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग 2013 में हमारी नियुक्ति हुई, 2013 से आज लगभग 8.5-9 साल हो चुके हैं। 7,000 पे हमने ज्वाइन किया और आज भी हम 7,000 पे ही नौकरी कर रहे हैं। और
इस बीच में हमारी जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड जो केंद्र की संस्था है, वहाँ से हमारा मानदेय पूरा बजट सब्सिडी अभियान का जो होता है वहाँ से ही अप्रूवल उसकी होता है। तो 2016-17 में हमारा जो वहाँ प्रस्ताव गया था वो गया था 15,000 रुपये का, जिसमें भारी कटौती करते हुए केवल 1,470 रुपये केंद्र सरकार ने बढ़ाया। किसकी सरकार थी उस समय सरकार थी केंद्र में भाजपा सरकार ही थी, और राज्य में? और राज्य में हमारी ये सपा सरकार थी, अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव उन्होंने 1470 हमारा मतलब दिया। ट्रेन से जो पास हुआ 1470 को उन्होंने हमें देना तुरंत शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब 1470 बढ़ा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोर्ट गए क्योंकि 15,000 का प्रस्ताव में भारी कटौती थी, तो वो कोर्ट गए। कोर्ट जाने के बाद में उधर कोर्ट का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, उसको भी लगभग 1 साल बीत गया था। और तब तक 17-18 का जो टाइप की मीटिंग थी, उस समय सरकार सपा की थी, उन्होंने एक प्रस्ताव 17,000 का हमारे बनाया और उसको प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में भेजा, जिसको वहाँ प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया 17,000। इधर हमारा 15,000 वाला केस के लिए भी हाई कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए राज्य सरकार को आदेश दे दिया कि इसकी कमेटी बनाइए और निस्तारण करिए। जी, तो उसमें निस्तारण ये हुआ, उस समय अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उसमें उन्होंने जब तय हुआ ये बताया, उनका एक आदेश भी है जो हमारे पास सभी के पास है। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका 17,018 में पास हो चुका है, जो इन्हें अब मिलेगा। तो 15,000 की अब कोई बात ही नहीं है, इसलिए उसको निस्तारित किया। 17,000 निर्धारित फाइनली ये बात है जून 2017 की। मार्च में सरकार बनी थी और जून 2017 में राज प्रताप सिंह अपर मुख्य सचिव थे, ममता श्रीवास्तव भी सचिव थी, उनके साइन किया हुआ वो लेटर है। हमारा केस वहीं से मजबूत हो गया। तो उसके बाद में कोर्ट से हमने लड़ाई फिर हमने शुरू की कि सरकार ने हमारे 2 साल बर्बाद किए कि हमारा आपका जो है शासन में फाइल चल रही है, आपका शासनादेश जारी होगा। उन्होंने 2 साल हमारे ऐसे ही खींच लिए और शासनादेश जारी करके नहीं दिया। हम सिंगल बेंच में गए, वहाँ से हम केस जीते, लखनऊ बेंच से हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी वो केस जीते। हमारा डबल बेंच से अब हम डबल बेंच में केस है, इसकी डेट कल है जो कि हम जीतेंगे। जी, मैं शुभकामनाएं दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। आप विजयी हों। जी, थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है कि हम डबल बेंच से भी जीतेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी तैयारी हमारी हो चुकी है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हम वहाँ भी सरकार से लड़ेंगे। सरकार किसी की भी आए, सरकार या तो हमें दे दे भाई, सरकार आप जो सरकार सत्ता में है वो दे सकती है हमें, जो भी पार्टी सत्ता में है हमारे लिए दे सकती है। एक आदेश जारी करना है केवल, और कुछ नहीं करना है। बजट वहाँ से आ ही रहा है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। केंद्र का कोई डबल इंजन की सरकार है तो करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है जरूर, लेकिन एक इंजन आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है। अच्छा जी, इसलिए हमें कोई उम्मीद खास नहीं है और हम ये चाहते हैं कि अगर यही कर देते हैं तो ठीक है। अभी तो कुछ 9,000 रुपये बढ़ाने की बात थी, 2,000 रुपये। जी, अभी पिछले दिनों ये 29 दिसंबर 2022 को एक संवाद किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। तो उसमें क्या उन्होंने ये बोला कि संवाद करेंगे और कुछ जनपदों के अन्वेषकों को बुलाया, जिसमें संवाद में दोनों तरफ से संवाद होना चाहिए, जो नहीं हुआ। केवल उन्होंने अपनी बात कही कि हम आपका 2,000 बढ़ा रहे हैं, सम्मानजनक आपका कर रहे हैं। जी, लेकिन वो सम्मानजनक उस बीच में 8 तारीख को आचार संहिता लागू हो गई। इतने दिनों में शासन आदेश जारी नहीं हो पाया, जिससे कि हमें वो भी मानदेय बढ़ा हुआ नहीं मिला। हमारा जनवरी का जो मानदेय आया है वो भी 7,000 के साथ ही आया है। तो साथियों, देखा आपने, बात की गई थी अन्वेषक संवाद में कि 2,000 रुपये बढ़ाएंगे सम्मानजनक मानदेय और 9,000 रुपये कर देंगे, लेकिन आया सिर्फ 7,000। अब हम अगले अन्वेषक भाई हैं हमारे, मैं बुलाना चाहूँगा उनके लिए बड़े सम्मान के साथ अपने चैनल के माध्यम से। क्या वो बात अपनी, क्या मुद्दा रखना चाहते हैं, क्या सुधार हुआ है आप लोगों के आने से शिक्षा विभाग में, बेसिक में, यानी कि कक्षा जो 1 से 8 तक के हैं उसमें आप लोगों को 6 से 8 तक के लिए लगाया गया है, यानी जूनियर हाई स्कूल्स में। तो क्या कुछ बदलाव हुआ है बच्चों में? क्या पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे अन्य साथियों की पीड़ा को समझते हुए आप लोग यहाँ तक आए
उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से बेसिक विभाग में अनुदेशक का चयन हुआ है, हमारे यहाँ 3 तरह के अनुदेशक साथी हैं: कला, शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव। इन तीनों लोगों के आने से बेसिक विभाग में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। चाहे वो कला से रख लो, आज बच्चे हमारे विद्यालय में एक से एक बढ़िया चित्र का अवलोकन करते हैं, जिसमें देखने वाले अचंभे रह जाते हैं कि इतने छोटे बच्चों को इतनी कला कहाँ से आई। ये एक हम अनुदेशकों की देन है। आज से पहले कहाँ हुआ था ये? बेसिक में हम भी पढ़े हैं, हमने भी देखा है। आप सारी शिक्षा में ले लीजिए, जिले स्तर, राज्य स्तर तक लोग खेल में आगे अव्वल आ रहे हैं, गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। वो किनकी देन है? इस समय 9 साल से हम ही अनुदेशक लोग कार्यरत हैं और कोई नहीं है इस क्षेत्र में। कंप्यूटर, अधिकांश कंप्यूटर वाले हमारे साथी BLO काम देख रहे हैं तहसीलों पर, BSA ऑफिस, DAM, निर्वाचन, सब काम कंप्यूटर अनुदेशकों को करना पड़ रहा है। आज भी लोग तहसील पर लगे हुए हैं इलेक्शन के दौरान, और रात के 12 बजे तक काम कराया जा रहा है। मात्र मानदेय कितना है? 7000। कमी होती है तो अनुदेशक जिम्मेदार, क्योंकि वो न्यूनतम मानदेय पर कार्य कर रहा है। और रहा मैं कृषि विज्ञान सब्जेक्ट से अपने स्कूल उजानी ब्लॉक में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान के कोई भी संसाधन विभाग द्वारा नहीं मिलता है, क्योंकि जो इस समय उपकरण आ रहे हैं, उपकरण वगैरह जो हैं, बच्चों को नहीं मालूम हल कैसा होता था, कुदाली कैसी होती थी। क्यों आरी वगैरह का जो कटान होता है वो जानते हैं ये आरी है, कई तरह के हल होते हैं। उसका मॉडर्न बनाने के लिए विभाग कभी पैसा नहीं देती, ना बच्चों को लोग मालूम है, ना कोई सैंपल होता है। चाहे वो खाद का हो, खाद तो चलो बच्चों को गाँव में देखने को मिल जाती है, DAP है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो गाँव वालों को मालूम ही नहीं है बच्चों को, जो हम उनको दिखा सकें और बता सकें। बस ये किताबों के माध्यम से बताते हैं या अपने पास से पैसा खर्च करके खाद को और भी जो केमिकल वगैरह होते हैं ला कर दिखाते हैं कि वो पैसा हमारी जेब से वेस्ट होता है, ना कि विभाग देती है। अब लगा जी 7000 में हम लोग अपनी जेब से अपने सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए बच्चों को केमिकल, खाद, इन चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग को बचता क्या है और हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दिला पाएंगे? आपने देखा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ाने। आप हौसले देखिए इन अनुदेशकों के। 7000 रुपये का अल्प मानदेय, एक मजदूर से भी इनकी मजदूरी कम है। 233 रुपये 33 पैसे मेरे ख्याल से पड़ते हैं इन लोगों को, और उसमें भी ये अपनी जेब से लगा के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, उनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं किस अभाव में खरीदते होंगे। आपका घर कैसे चल पाता है 7000 रुपये में? अब क्या बताएं, सरकार की मंशा को वो देखते हुए हमें दूसरे बच्चे भी दिखाई देते हैं कि अगर हम इनको नहीं बताएंगे तो कैसे सीखेंगे। उनके अंदर भी गरीबाई का अभाव है, वो लोग नहीं खरीद सकते, ना हमारे विभाग हमें देना चाहता है। मुझे लगता है सरकार और शासन और प्रशासन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सही से या तो इनका डाटा या इनके बारे में बता नहीं पाते हैं सरकारों के लिए, या जानबूझ के कुछ ऐसा हो रहा है। साथियों, अगले अनुदेशक भाई हैं हमारे, भाई नहीं बहन है हमारी। मैं उनको बड़े सम्मान के साथ सबसे पहले अपने चैनल की तरफ से प्रणाम करना चाहूँगा और बहन जी से बात करना चाहूँगा। आप अपनी बात रखें हमारे चैनल के माध्यम से। नमस्कार, मेरा नाम आयोजिका है और मैं कला अनुदेशक पद पर कार्यरत हूँ। 3 जुलाई 2013 से मैं कार्य कर रही हूँ और लगभग सारी बात हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आपके सामने रख दी है। तो दर्द तो बहुत है, शायद उन्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जी जी। क्योंकि मुझे लगता है जो एक डेली वर्कर है ना, जो डेली वर्कर काम करता है वो भी 300 रुपये पर डे पे काम करता है। 300 गुणा 30 9000 हो गया, लेकिन हम अभी तक 7000 में लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं हम किसी से कम हैं, हम B.Ed हैं, BPEd हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हमने ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जो दूसरों से कम की हो। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो हमारे पुराने शिक्षक लगे हुए हैं कहीं ना कहीं हम उनसे मच बेटर हैं कि हमारे पास बहुत सारी शिक्षा है, हमारे पास नए नए स्किल्स हैं, नई नई टेक्निक्स हैं कि हम बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। और सच में हम विभाग में आने के बाद से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर केवल 3 शिक्षक हुआ करते थे 100-150 बच्चों पर, वहाँ पर अब 3 अनुदेशक और आ गए, यानी कुल मिलाकर 6 टीचर्स वहाँ पर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें बहुत दुख होता है कि हमें शिक्षा विभाग से दूर रखा जाता है कि आप बेसिक से हैं। नहीं, आप अनुदेशक हैं। अच्छा, तो आप बेसिक से नहीं हैं। क्यों हम बेसिक से नहीं हैं? आप बेसिक से लेकिन आप अनुदेशक हैं, तो एक निम्न दृष्टि हमारे ऊपर रखी जाती है। और
सरकार किसी की भी हो, ये बात अमित भैया ने बिल्कुल सही कही, सरकार किसी की भी आए, हम अपना हक लेना चाहते हैं। और अगर हमने अपने जीवन के 2013 से 2022 तक दिए हैं विद्यालय में, तो निश्चित रूप से हम अपने हक को पाकर रहेंगे। साथियों, आपने देखा किस तरीके से इस बहन ने अपने दर्द को हमारे चैनल के द्वारा बांटा है। और एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे कि एक ही छत के नीचे एक परमानेंट टीचर और एक संविदाकर्मी, कह सकते हैं अंशकालिक अनुदेशक। अंशकालिक क्या आप कुछ समय के लिए रहते हैं स्कूल में या फिर पूरा समय आपको देना पड़ता है? ये थोड़ा सा बताएं। पॉइंट में आपके बिल्कुल दम है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अंशकालिक क्यों लगाया है, जब विद्यालय के समय से हमें जाना है, विद्यालय के समय से हमें आना है और उन्हीं के साथ बैठना है। हम 7,000 वो 70,000, फ़र्क साफ है। पढ़ाई हमारी उनसे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी। नए हैं, सारे के सारे यंगस्टर हैं जितने भी हैं, शायद कुछ ही होंगे विभाग में। तो हमें अंशकालिक बनाया है, तो हमें आप 2 घंटे के लिए बुला लीजिए विद्यालय। आपको वेतन कम देना है ना, आप वेतन कम दे रहे हैं, दीजिए। हम 2 घंटे के लिए आएंगे, कम से कम हम और कोई काम तो कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिएगा कि विद्यालय से जाकर भी 7,000 रुपये में घर नहीं चल सकता। और अगर किसी में इतना दम है कि 7,000 में इतनी पढ़ाई करने के बाद, अगर सपोज़ हम रिक्शा ठेले वाले होते तो शायद 7,000 हमारे लिए बहुत अच्छे होते। लेकिन हम एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट बंदे हैं, तो हमें 7,000 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता। 7,000 रुपये के बाद भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है कि हम अपने घर को चला सकें। कुछ ना कुछ सभी करते हैं, बाद में कोई ट्यूशन्स करता होगा, कोई पार्ट टाइम कहीं जॉब करता होगा। तो कोई अभी बहुत बड़ा मैंने वीडियो देखा था जिसमें MBA चाय वाला है और एक मैम है वो B.Ed पराठा बना रही हैं। तो मतलब देश को कहाँ ले जाने की तैयारी है। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाइए, हम किसी भी सरकार के विरोध में नहीं हैं। तो 4 लाइनें मैंने अभी लिखी हैं। एक गाना बड़ा फेमस हो रहा है, मैं सिंगर हूँ। शुक्रिया। तो एक गाना बड़ा फेमस हो रहा है जो कि टीवी तक पहुँच गया। आदरणीय हमारे भजन श्याम जगत के हैं, आदरणीय कन्हैया मित्तल जी, जो राम को लाए हैं। तो उन्होंने भी कुछ पंक्तियाँ दी, तो कुछ पंक्तियाँ मैं दे रही हूँ कि ना हाथ के बंदे हैं, हम हाथ के भी नहीं हैं, हम फूल के भी नहीं हैं। बड़े सीधी सीधी सी बात है। ना आपको लाएंगे, ना हाथ को लाएंगे, ना फूल को लाएंगे, ना साइकिल को लाएंगे, परमानेंट की बात करे हम उनको लाएंगे। तो जो हमें परमानेंट करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। और हमारे साथ प्लीज़ छल करना बंद कीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे घर में भी परिवार है और हमें भी वही उतनी ही रोटी हम खाते हैं जितनी रोटी आप लोग अपने महलों में रहकर खाते हैं। बस क्या बात है। परमानेंट को क्या आपने क्या कहा? जो परमानेंट की बात करेगा हम उसको लाएंगे, नियमितीकरण की बात करेगा हम उसको लाएंगे। देखिए, यहाँ पर कोई भी राजनीतिक बात नहीं की जा रही, यहाँ पर संवैधानिक बात की जा रही। मुझे लगता है ये जो चैनल है आपका, आप सभी का चैनल है अनुदेशक न्यूज़, आप अपनी बात को इतनी मुस्तैदी से रखिए कि इंसान क्या, भगवान भी आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएं। खैर, आगे बात हम करना चाहेंगे। बहन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके गाने के लिए बहुत सुंदर आवाज़ है। और अगली पंक्ति में मैं अपने भाई को बुलाना चाहूँगा, अपना परिचय दें और किस सब्जेक्ट से अनुदेशक हैं। मैं कृष्ण कुमार प्रजापति, कंप्यूटर अनुदेशक, लाई फरीदपुर से हूँ मैं। सर, हम लोगों की इतनी व्यथा है कि जिसे हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। 2013 में हम लोगों की नियुक्ति की गई थी 7,000 रुपये मात्र मानदेय पर, जिसका हमने आगे चल के मतलब काफ़ी विरोध किया। और तो सरकारों को लगा कि हाँ नहीं, इनका कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे मतलब एक बजट पेश किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा, कुछ बढ़ा के हम लोगों से प्रस्ताव मांगा गया। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 17,000 का प्रस्ताव भेजा, जो कि वहाँ पब की एक मीटिंग होती है जिसमें पारित किया गया, वो पास भी हो गया। और आज तक वो हमें नहीं मिल पाया है, जिसके लिए हम प्रति महीने लड़ रहे हैं और वो चल भी रहा है। और हम हाई कोर्ट की प्रथम बेंच में वो हमें मतलब आप जीत चुके हैं। हाँ, हम जीत भी चुके हैं उसे। लेकिन सरकार ने पता नहीं क्यों हमारा इतना मतलब दोगला व्यवहार कर रही है कि वो हमारे विपक्ष में
और उसके विरोध में वो उससे लड़ रही है और वो हमारे खिलाफ लड़ रही है। मतलब हमारे साथ चलने के बजाय, हम लोगों का साथ देने के बजाय वो उसको मतलब पैरवी कर रही है, जिसके वजह से हम लोग इतना आहत हैं कि हम आपको क्या बताएं। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि जैसे सुनने में आया है जो हेड मास्टर्स बने हुए हैं आपके यहाँ बेसिक में 6 to 8 तक, उन्हें मोबाइल या कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। तो जब से अनुदेशक आ गए हैं, क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ हल या क्या कुछ उनके लिए सहूलियत हुई है आपके आने मैं से? बता रहा हूँ 2013 में जब हम लोग विद्यालय में आए थे, उस समय कंडीशन ये थी विद्यालयों की, मतलब बच्चों की, कि उन्हें पहाड़ी तक नहीं आते थे और छोटा बड़ा तो छोड़िए, उन्हें मतलब जोड़ घटाना नहीं आता था, इस कंडीशन में थे। लेकिन अनुदेशकों ने आने के बाद इतनी मेहनत करी, उन लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज हमारे यहाँ हम गर्व से कह सकते हैं हमारे बच्चों को, और प्राइवेट बच्चों मतलब विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे तुलना करके देख लीजिए, कहीं ज़्यादा बेटर मिलेंगे आपको। तो आपने देखा कि बच्चों में सुधार हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है। एक और आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप अपने सब्जेक्ट के अलावा कुछ और भी पढ़ाते हैं? अगर आपको कोई सब्जेक्ट दिया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि पता नहीं परियोजना में या वहाँ पर ऐसी क्या भ्रांतियाँ फैला रखी हैं अधिकारियों ने, कि उन्होंने ये एक भ्रांति फैला रखी है कि जैसे हम लोग पार्ट टाइम हैं, हम घंटे 2 घंटे के लिए वहाँ जाते हैं और अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। मतलब जैसे हम कला के हैं तो केवल कला पढ़ाया, 1 घंटे हम चले गए। मतलब इस तरीके से उन्होंने फैला रखी है कि अधिकारियों ने, और जो वहाँ हमारे मंत्री मुख्यमंत्री जो भी हैं, उन लोगों को इस तरीके से बता रखा है कि सर ये तो पार्ट टाइम है, अंशकालिक ऐसा धब्बा लगा है हम लोगों के आगे कि ये 1-2 घंटे के लिए आते हैं, अपना पार्ट टाइम आए, पढ़ाए और चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है सर, जो काम हमारे बराबर में प्रधानाचार्य, जो हमारे शिक्षक गण हैं जो कर रहे हैं, वही काम हम लोग भी करते हैं। और यही नहीं, अगर हम कंप्यूटर का हूँ तो मैं सर मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, अन्य सब्जेक्ट भी, मतलब पूरा टाइम जो एक टीचर दे सकता है, जो एक टीचर देता है, वो एक अनुदेशक भी दे रहा है। और यही नहीं सर, कंप्यूटर अनुदेशकों को और हमारे जो भी हैं उनको बेचारों को कि 2016 में विजय करण आनंद जी का, नहीं 2019 में उनका एक लेटर जीओ आया था, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि कंप्यूटर अनुदेशकों को ब्लॉक स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर, तहसील में, जहाँ जिसको ज़रूरत मिले उसको, मतलब कि उस जीओ के माध्यम से उन्होंने ये कहा इन्हें लगाओ, इनसे काम लो। और हम लोग दिनों रात सर इस तरीके से समर्पित हो गए हैं इस शिक्षा विभाग के लिए कि हर तरीके से हम लोग अपना न्यौछावर करना। किस लिए? केवल एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा, केवल इस उम्मीद में लगे हुए हैं सर, दिनों रात एक कर रखे हैं हम लोग। लेकिन हमने अपनी तरफ से अपने विद्यालयों में बच्चों के प्रति कहीं कोई कोताही नहीं बरती है, और जो एक शिक्षक दे सकता है उससे ज़्यादा बेटर हमने करने की कोशिश की है, ताकि हम बच्चों का भविष्य सुधार सकें। हमारे शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक हैं बेचारे, वो बच्चों के भविष्य के लिए अपने पास से पूंजी लगा के उन्हें कहीं भेज रहे हैं, उनकी प्रतियोगिता करा रहे हैं जगह जगह, और उनको अपने पास से किराया दे के उनके कंपटीशन करवाते हैं। अब बताइए इससे ज़्यादा बेटर हम लोग और क्या कर सकते हैं सर? लेकिन फिर भी सरकार की आंखें हमारे प्रति इस तरीके से बंद हो गई हैं कि वो देखना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी सर। जो भरा नहीं हो भाव से, जिसमें बहती रसधारा नहीं हो, हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राष्ट्र निर्माता जिनको कहा जाता है वो इस देश में शिक्षक होते हैं, और ये शिक्षक दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और फरियाद लगातार 9 सालों से कर रहे हैं कि हमारे भविष्य के लिए सुरक्षित कीजिए, हमें उचित सम्मानजनक मानदेय दीजिए। लेकिन इस देश में, इस प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है कि इनको कुछ राहत मिले। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।